लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि तमाम विधानसभाओं में और यहाँ तक कि लोकसभा तक में काफ़ी संख्या में दागी छवि के आपराधिक चरित्र के जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इस पर जब तब बात होती है, लेकिन समस्या है कि उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। हाँ, इस संबंध में एक नया परिवर्तन होता दिख रहा है, जिसका सामना अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को करना पड़ेगा। इस बड़ी खबर के साथ आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। मैं उपेंद्र कश्यप। प्रश्न यही है कि क्या लोकसभा और विधानसभाओं का आपराधिक चरित्र बदलेगा? वहाँ जो बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधि, उनका चरित्र, उनकी छवि जो दागी की बन गई है, क्या उसमें बदलाव आएगा? कई बार सुधार के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिलती जितनी की अपेक्षा रहती है। अब जब अगले वर्ष 5 प्रदेशों में विधानसभाओं का चुनाव होना है, तो एक बड़ी खबर निकल कर यह आ रही है कि इस होने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों को एक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अपने वेबसाइट पर यह अपलोड करना होगा कि उन्होंने किसी व्यक्ति को अपना प्रत्याशी क्यों बनाया है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। एक अपील कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा एकदम ताज़ा, गरम और देश के लिए ज़रूरी मुद्दे पर हम आपके सामने आते रहेंगे। अब नया परिवर्तन अगले विधानसभा चुनाव में यह होने वाला है कि तमाम राजनीतिक दलों को अपने वेबसाइट पर यह जारी करना होगा कि उन्होंने किसी विधानसभा क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष को प्रत्याशी बनाया है, तो उसकी वजह क्या है। इससे यह माना जा रहा है कि राजनीतिक दल आपराधिक चरित्र वाले नेताओं को टिकट देने से बचेंगे, माना जा रहा है। क्या आपको भी ऐसी उम्मीद है? इसलिए कि इस देश में राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों का भी पालन नहीं करते और तमाम प्रयासों के बावजूद आपराधिक चरित्र के व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो अब जो नया परिवर्तन होने जा रहा है, क्या उससे बदलाव की उम्मीद आम जनता को है? 2022 में जिन प्रदेशों में चुनाव होना है, उनके संभावित प्रत्याशियों, जिनकी खासकर छवि आपराधिक चरित्र की है और उनके आका जो उन्हें प्रेम करते हैं राजनीतिक दल के, उनको बड़ी मुश्किल आएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा गोवा में गए इसी अगले वर्ष होने वाले चुनाव की तैयारी का जायजा लेने। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक नियम है जो सख्ती से लागू नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इसे अब सख्ती से लागू किया जाना है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक तौर पर यह बताना होगा कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट क्यों दे रहे हैं। यह स्पष्टीकरण उन्हें पार्टी के वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। यह बताना होगा कि आपराधिक चरित्र के नेताओं को टिकट क्यों दे रहे हैं। वेबसाइट पर उन्हें यह बताना होगा कि हमने फला को टिकट दिया है, यह इनका आपराधिक इतिहास है, हम इन्हें इस वजह से टिकट दे रहे हैं, और यह घोषणा करनी होगी कि संबंधित क्षेत्र में इनसे बेहतर दावेदार नहीं पाया गया। पहले राजनीतिक दल क्या करते थे कि इस कॉलम में एक भर देते थे कि इन्होंने बहुत सामाजिक काम किया है। अब 4 कंबल बांटने वाले लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता और नेता माने जाते हैं। तो सामाजिक व्यक्ति किसे कहा जाए, सामाजिक कार्यकर्ता किसे कहा जाए, किस पैमाने पर किसी व्यक्ति को हम कसेंगे और यह साबित कर सकेंगे कि यह सामाजिक कार्यकर्ता है। यह बड़ा यक्ष प्रश्न है और इसका कोई स्पष्ट उत्तर अभी तक तलाशा नहीं गया है, क्योंकि आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ समाज में थोड़ा बहुत घूम रहे हैं तो किसी के नाम के साथ सामाजिक कार्यकर्ता लगा देते हैं। 2-4 कंबल बांट दिए, 1-2 कहीं कार्यक्रम में शामिल हो गए, किसी की मदद कर दिए थोड़ा बहुत, तो आप सामाजिक कार्यकर्ता हो गए। तो सामाजिक कार्यकर्ता की असली परिभाषा क्या है, यह अभी स्पष्ट रूप से तय इस देश में नहीं हुआ है। दूसरी बात, आपराधिक छवि की बात जहाँ तक की जा रही है, तो इस देश में व्यभिचार करने वाले, बलात्कार करने वाले, हत्या, डकैती, मर्डर, सब दुष्कर्म करने वाले, धत्कर्म करने वाले भी नेता लोकसभा और विधानसभाओं में पहुँचते हैं। इस पर रोक के लिए सिर्फ चर्चा तक ही सिमट कर रह जाती है, कभी इसका परिणाम सकारात्मक हमें नहीं दिख रहा।
एडीआर इस देश में एक ऐसी एजेंसी है जो नेताओं के आपराधिक चरित्र का डाटा बैंक तैयार करती है, उसे खंगालती है, उसका विश्लेषण करती है। 2019 में जब 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो एडीआर ने उनके डाटा का विश्लेषण किया। यह डाटा कहाँ से आता है, यह आप स्पष्ट हो लीजिए। किसी भी चुनाव में प्रत्याशी को शपथ पत्र देना होता है जिसमें यह उन्हें बताना होता है कि उन पर किस किस तरह के मुकदमे दर्ज हैं, किस मुकदमों की स्थिति क्या है, कौन से मुकदमे खत्म हो गए, किस में उन्हें सज़ा मिली, किस में वे बरी हुए, कौन सा केस लंबित है। इसी शपथ पत्र के आधार पर एडीआर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का विश्लेषण करती है और उसने 2019 में जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उस पर बताया था कि 542 सांसदों में 233 यानी 43% दागी सांसद हैं। अब आप कल्पना करिए कि इस देश की क्या स्थिति होगी जब लोकसभा का यह हाल है। 543 में सबसे अधिक 303 सांसद भाजपा के हैं। 2 सांसदों के शपथ पत्र का विश्लेषण एडीआर नहीं कर सका, उनके पास डाटा शायद उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन 301 सांसदों का डाटा जब एनालिसिस किया गया तो उसमें 116 सांसद दागी पाए गए। कांग्रेस में आधे से अधिक दागी सांसद हैं, उसके 52 सांसदों में 29 सांसद दागी हैं। 16वीं लोकसभा में दागी सांसदों की संख्या मात्र 34% थी, जबकि 2019 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में इनकी संख्या बढ़कर 43% हो गई, यानी 9% की वृद्धि दर्ज की गई। 29% सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या, बलात्कार, अपहरण का मामला दर्ज है। आप कल्पना करिए कि सुधार कैसे होगा। एडीआर की एक और रिपोर्ट है 2018 की, जिसके मुताबिक इस देश में 4,896 सांसद और विधायक जो थे उनमें 1700 पर मुकदमे दर्ज हैं, यानी 36% सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस देश के 36% सांसद और विधायक दागी हैं। और एक आंकड़ा एडीआर का तो यह भी है कि 80% से अधिक, एक बार तो 88% तक करोड़पति सांसद विधायक इस देश में बने हैं। अब कल्पना करिए कि इसका रास्ता क्या होगा और सुधार कैसे होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह व्यवस्था दी, उसके लिए बाकायदा एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है अगले विधानसभा चुनावों से पहले। लेकिन राजनीतिक दल और सत्ता और सरकारें हमेशा काट कोई न कोई खोज ही लेती हैं। जब आपराधिक चरित्र के व्यक्ति पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाया गया तो आपको याद है राहुल गांधी ने एक पत्र फाड़ दिया था। मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो ये सब घटनाएं घटती हैं। और जब दागी छवि वाले व्यक्तियों को आप चुनाव लड़ने से वंचित करने की व्यवस्था की गई, 6 वर्ष तक वे चुनाव लड़ने से वंचित किए जा सकते हैं, तो राजनीतिक दलों ने, सत्ता ने, सरकारों ने एक रास्ता अपनाया कि उनके मुकदमे ही वापस लिए जाने लगे। उत्तर प्रदेश में जब आदित्यनाथ योगी की सरकार बनी और मुकदमे बड़ी संख्या में वापस लिए जाने लगे तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि बिना हाई कोर्ट की मंजूरी के आपराधिक चरित्र के विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते। तो थोड़ा सिलसिला थमा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि नए साल में नया आगाज होगा। जिन 5 प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव होना है वहाँ निर्वाचन आयोग की शक्ति काम आएगी और आपराधिक चरित्र के जनप्रतिनिधि निर्वाचित होने में कमी आएगी। हालांकि एक बात यहाँ गौर करने की है कि हम आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को वोट देते ही क्यों हैं। जब हम देश सुधार की बात करते हैं, जब हम समाज सुधार की बात करते हैं, जब हम राजनीतिक स्थिति में सुधार की बात करते हैं, चुनाव सुधार की बात करते हैं, तो हम जनता का भी यह दायित्व बनता है कि हम आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों को वोट न दें। लेकिन हम यह नहीं करते क्योंकि हम कहीं न कहीं जाति और धर्म के खांचे में तब अपना भविष्य तलाशने लगते हैं, जबकि हमें देश का भविष्य किसमें बेहतर है यह तलाशना चाहिए और हम अपना भविष्य किसके साथ बेहतर होगा यह खोजने में लग जाते हैं। तो फोर्थ व्यूज का यह स्पष्ट मानना है कि जनता
जिसे चुनाव में राजनीतिक दल वास्तव में जनार्दन कहते हैं, ईश्वर मानते हैं, वह जनार्दन, वह ईश्वर क्यों नहीं आपराधिक चरित्र वालों को वोट देने से परहेज करे और उनके खिलाफ वोट कर उन्हें हराने का काम करे। यदि ऐसा 2, 3, 4 चुनाव तक जनता कर देती है तो उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक दल फिर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को, आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों को, दागी छवि वालों को टिकट देने से परहेज करेंगे, चाहे वह दल कितना भी शक्तिशाली और मजबूत क्यों न हो। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और अंत तक इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको विशेष शुक्रिया। ऐसे ही मुद्दों पर हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे और आपसे उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।